ठीक है, तो ट्यूटोरियल्स नाम से मैंने बनाया है और मैं इसको ओपन करके बता रहा हूँ आपको कि वो कैसे क्या दिख रहेगा। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, पर्सन में चला जाता हूँ, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको रन करने की कोशिश करी तो ये क्या करेगा, अब देखो कुछ नहीं बता रहा उसमें, जो भी टेक्स्ट लिखा होगा बूटस्ट्रैप का। अब इसमें बूटस्ट्रैप तो लिंकिंग है ही नहीं, तो कहाँ से क्या बताएगा। बूटस्ट्रैप लिंकिंग करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हम कहाँ से जा रहे हैं, एवरीडे हम कौन सा यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप का, सीडीएन यूज कर रहे हैं। गेट स्टार्ट और इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर हम यहाँ पे जाते हैं गेट स्टार्ट पे, इंट्रोडक्शन पे, और सीडीएन जो यूज करते हैं वो ये वाला यूज करते हैं। अभी हम ये यूज नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। जो यूज कर रहे हैं वो हम बता देंगे। तो देखो हम अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ सीएसएस वाली लिंक करवा रहे हैं। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैंने कुछ पार्ट पे। जब भी आप कोड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका किस टाइप से आप कोड कर रहे हो। देखो तो अब मैं उस पर गया और मेरा गेस्ट मोड खुला हुआ है ये वाला। मैं इसको यहाँ से इस वाली डिस्प्ले पे शिफ्ट कर रहा हूँ। किस वाली पे, पुरानी वाली पे। इसका नई न्यू पर शिफ्ट हो गया है। क्या मैं इसको इसमें शिफ्ट कर सकता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और डबल डबल विंडो ना खोलते हुए मैं क्या करूंगा, एक सिंगल विंडो के अंदर ही काम करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले गेस्ट मोड से खोल रखा है। तो ये बता रहा है, अब देखो पहले 3 चीज आ रही थी, अब 2 ही चीज आ रही है। स्क्रीन स्क्रीन ओनली, हाइड ऑन प्रिंट ओनली, और हाइड अप टू लार्ज और स्क्रीन ऑन बट ऑलवेज शो ऑन प्रिंट। देखो इस पे तो सब कुछ चीजें प्रिंट हो रही हैं। तो प्रिंटिंग का क्या सिस्टम है, क्या प्रॉपर्टी है, अपने को प्रिंट बनाना पड़ेगा। जब हम उसको बनाएंगे तब डी डैश प्रिंट नन, डी डैश प्रिंट ब्लॉक, स्क्रीन ओनली, प्रिंट ओनली। अच्छा यहाँ पर देखो स्क्रीन ओनली और प्रिंट ओनली, तो यहाँ पर अगर मैं इस पेज को प्रिंट ही जान करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल पी प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल पी मैंने प्रिंट करा, तो प्रिंट करने पे गया तो क्या बता रहा है, देखो हाँ यहाँ पर स्क्रीन ओनली आ रहा है और यहाँ पर प्रिंट ओनली आ रहा है। तो क्या समझ में आया, और ये सिर्फ प्रिंट पे शो हो रहा है। तो प्रिंटिंग के लिए जो आपको अगर ऐसे कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन बनाना है जिसको आपको प्रिंट के लिए बनाना है, तो प्रिंट पे आप क्या बना सकते हो, उसको प्रिंट की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी किसके लिए, प्रिंटर्स के लिए। जो प्रिंटिंग जो पेज आपका जनरेट होता है, कोई भी पेज का क्या होता है, प्रिंटिंग जनरेट होता है, तो उसमें 2 चीज दिखती है आपको। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, प्रिंट ओनली, हाइड ऑन स्क्रीन ओनली, और ये क्या बोल रहा है, स्क्रीन ओनली, हाइड ऑन प्रिंट ओनली। और ये लाइन क्या बोल रहा है, ये बता रहा है हाइड अप टू लार्ज स्क्रीन ऑन बट ऑलवेज शो ऑन प्रिंटर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अपने को ये चीज समझ में आ गई कि डी डैश प्रिंट नन क्या कर रहा है, प्रिंटर के लिए बंद कर रहा है, और डिस्प्ले डैश नन तो अपने को पता है सबके लिए बंद करेगा। पर ये क्या बोलेगा, डी डैश प्रिंट ब्लॉक, और देखो डी डैश एल जी ब्लॉक बोल रखा हमारे लार्ज स्क्रीन पे ही दिख रहा है, अब छोटी स्क्रीन पे जाएंगे तो दिखेगा ही नहीं है। और डी डैश प्रिंट ब्लॉक बोल रखा मतलब प्रिंटिंग पे भी दिखेगा। तो समझ में आया ना। तो डी डैश प्रिंट क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रिंटिंग के डिवाइस के लिए काम कर रहा है। प्रिंटिंग डिवाइस जो होते हैं ना, आप जो डिजाइनिंग बनता है तो उसका क्या होता है, प्रिंटिंग पे होता है। कभी कभी क्या होता है, प्रिंटिंग पे लेआउट बिगड़ते हैं, तो उनको लेआउट को फिक्स करने के लिए डीडेश इन्होंने बूस्टर 5 के अंदर दे दिया। ये बूस्टर 4 के अंदर नहीं है। बूस्टर 4 के अंदर आप अगर प्रिंट डन नन करोगे तो ये चलेगा ही नहीं, ये सिर्फ बूस्टर 5 के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग का हो गया है। प्रिंटिंग का अंडरस्टैंडिंग हो गई तो अपने को तो इसको हम क्या करते थे, कोड को कमेंट कर देते हैं। कोड को कमेंट कैसे करते हैं, मैं कंट्रोल बैक स्लैश के साथ प्रेस कर रहा हूँ। तब मेरे को कोड कमेंट करना होता है, मैं बैक स्लैश करता हूँ कंट्रोल के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो चला जाता है। ठीक है, शॉर्टकट की है, ये किसकी शॉर्टकट की है, ये टेक्स्ट एडिटर की शॉर्टकट की है। तो चलो ये तो क्लियर हो गया। अब हम थोड़ी सी अपने स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, कस्टमाइजेशन और लेआउट्स पे। तो कंटेनर अपना हो चुका था, कंटेनर अपने पढ़ लिया था। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर असेंबली, सारी चीज आपको पता चल गई। और फ्लूइड क्या होता है, 100% चलता है। अच्छा कंटेनर नॉर्मल क्या होता है, 100 पिक्सल चलता है, इस पे फिक्स चलता है, तो आप इसको भी डिस्प्ले के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ग्रिड सिस्टम अपने पढ़ लिया था। ये उसके बाद क्या है, कॉलम सिस्टम। अब ये बूस्टअप 5 के अंदर लेके आए हैं, बूस्टअप 4 और कॉलम सिस्टम उसमें भी था। इन्होंने क्या करा, अलग अलग कर दिया, अलाइन आइटम ये कर दिया। ये अलाइन आइटम प्रॉपर्टी क्या करती है, कंटेंट को अलाइन करने की प्रॉपर्टी कर रही है कि टेक्स्ट इसके कॉलम कहाँ है, सेंटर है। तो रो को ही अगर आप बोल दोगे तो सारे कॉलम अलाइन होने लग जाएंगे। ये अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी से मैं समझाऊंगा। बाकी वो देखो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देखो, रो, कॉलम,
कॉलम 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 और रो का क्लोज, फिर से क्या हो रही रो। तो ये कौन सा सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम ही तो है। रो कॉलम क्या है, ग्रिड सिस्टम ही तो है, अरेंज करना पूरा का पूरा। इसमें भी कुछ खास नहीं है, मार्जिन पेडिंग की बात कर रखी है तो। जी इंडेक्स, जी इंडेक्स अच्छा अच्छा मैं बता दूं, जी इंडेक्स अपनों ने सीएसएस के अंदर भी पढ़ा था और इसमें भी बता रहा हूँ मैं। जी इंडेक्स एक्चुअली में क्या हुआ, किसी कंटेंट के ऊपर किसी कंटेंट को लाना, एक कंटेंट के ऊपर दूसरे कंटेंट को लाना क्या हो जाता है जी इंडेक्स। मतलब आपके के पास क्या है, मैं पेंट में बताता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। पेंट एक्चुअली अपने लिए सबसे एडवांटेज टूल है, क्योंकि हम इसमें किसी भी चीज को ड्रॉ करके बता सकता हूँ। ये एक टूल है, अगर मैं इसके अंदर अगर सेम टू सेम इसी का अगर बनाता हूँ, सेम टू सेम अगर इसका बना रहा हूँ मैं, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अगर मैंने सेम टू सेम इसके ऊपर ओवरराइट करने की कोशिश करी, एक और कंटेंट लेके आया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके रख रहा हूँ, तो आपको क्या दिख रहा होगा अभी। देखो अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि वो एक साइड से निकला हुआ है ना, थोड़ा डिजाइनिंग आगे पीछे हो रहा है, उसके चक्कर में आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। पर इससे लग रहा है कि जैसे एक पीछे है और एक आगे है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है वो जी इंडेक्स के थ्रू पता चलता है। समथिंग अगर मैं इसको बता देता हूँ, एक और सर्कल बनाया मैंने, राउंड शेप बना लिया, और मैं एक और सर्कल बना रहा हूँ। मैं इस सर्कल को यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मैं इसके साथ मर्ज करने की कोशिश करूंगा इसको, ताकि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो आप देखो ये कैसा लग रहा है आपको, एक ये से क्या लग रहा है, यहाँ ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये तो आपको फ्लेक्स लग रहा है, पर ये जो कर्व है, ये कर्व क्या लग रहा है आपको, उठा हुआ लग रहा है, एक उठा हुआ सा दिख रहा है। तो ये एक्चुअली में जो इस टाइप की प्रॉपर्टी को असाइन अचीव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इंडेक्स का यूज करना पड़ता है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपने को। इंडेक्स से क्या होता है, एक कंटेंट के ऊपर दूसरे कंटेंट को दिखाना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने को इंडेक्स देना पड़ता है। सपोज करो कि मैं बताता हूँ कोई सा भी हेडर है, देखो ये हेडर है, अभी इसका कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है ना। ये जैसे इसमें करेगा, अब देखो फिक्स कर दिया और इंडेक्स, तो क्या हो रहा है, देखो अब देखो, आप स्क्रीन लेवल कर रहे हो तो आपको स्क्रीन के पीछे भी कंटेंट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और वो स्क्रीन फिक्स है, तो उसको ऊपर दिखाने के लिए क्या कर रखा है, इंडेक्स दे रखा है। और ये क्या इसको शेडो बोलते हैं, बैक शेडो, बॉक्स शेडो। मैंने आपको सीएसएस के अंदर बॉक्स शेडो भी बताई थी और इंडेक्स भी बताया था। इसके अंदर भी इंडेक्स आप दे सकते हो, इंडेक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 से इनकी चलती हैं, और इसकी क्या वैल्यूज रहती है, इंडेक्स वैल्यू 1 2 3 4 फॉर द डिफॉल्ट हावर एंड एक्टिव स्टेट्स बता रहा है ये, टू हैंडल ओवरलैपिंग बॉर्डर विद इन कंपोनेंट्स बटन इनपुट्स, वो जो मतलब इनकी जो क्या, उनके लेआउट्स को क्या होता है कि ऊपर अपने को क्या ऐसा 3D इफेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, हम इंडेक्स का यूज करते हैं। और सीएसएस ग्रिड वही सीएसएस के थ्रू बनी हुई है, तो उसको कॉल से अरेंज करना। ग्रिड है, भी इन्होंने क्या कर दिया, ग्रिड लेके आए, ये बूस्टर 4 के अंदर नहीं है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ 3 ग्रिड। अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने, ग्रिड बना दिया है, तो ये सीएसएस की ग्रिड है। इस ग्रिड सिस्टम को हम समझ लेते हैं, वो ही चीजें अंडरस्टैंडिंग होती है। ये क्या होती है जी ग्रिड, मतलब ग्रिड सिस्टम देखे, वहां पे क्या वो कौन सा रो कॉलम का ग्रिड सिस्टम था, और ये ग्रिड ही सिस्टम है। इनका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में आपको बढ़ के बता देता हूँ। learn to enable use and customize your alternative layout system built in on css grid with example and a code experience। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके ये जो ग्रिड सिस्टम कभी कभी किसी केस में काम नहीं करता है, या फिर आपका स्ट्रक्चर में इसकी सीएसएस आपका अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उन डेवलपर के लिए क्या लेकर के लेके आ गए, एक्स्ट्रा सीएसएस का लेके गए, जो कि आप क्या कर सकते हो, आप खुद आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए तो उन्होंने लिखा था मॉडर्न सीएसएस फीचर फॉर टेक्निक। तो ये बता रहा है, ये उसी चीज को बता रहा है। हाइट्स अप आवर सीएसएस ग्रिड सिस्टम इज एक्सपेरिमेंट ऑन ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। ये इन्होंने किस में यूज कर बताया है, 5.1.0 में इन्होंने इंक्लूड करा है इसको, ठीक है। कीप रीडिंग टू लर्न हाउ टू अनेबल इन योर प्रोजेक्ट। तो मतलब अपने प्रोजेक्ट में आप कस्टमाइजेशन ग्रिड सिस्टम को कैसे लेके आना है उन चीजों के लिए, तो अभी ये चीजें नई नई डेवलप आई हैं, आप उन पे भी रिसर्च कर सकते हो। और अपने को जो सीखना है वो ग्रिड सिस्टम, क्योंकि इसके अलावा अपने को अभी इसलिए नहीं जाना है, क्योंकि इन्होंने ना ये बूस्टर 3 से चल के आ रहा है, बूस्टर 2 से चलते हुए अभी बूस्टर 5 तक आ गया, तो सिस्टम में इन्होंने अच्छे से पकड़ कर रखी। अभी इनमें कोई इश्यूज नहीं होंगे, बग्स नहीं होंगे। ये सीएसएस है डेवलपर्स के लिए,
डेवलपर्स के लिए कैसे कि जो डेवलपर हैं वो अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा उस चीज को। ठीक है, तो अब हम क्या चलते हैं कंटेंट पे। तो ये कंटेंट रोबोटो आ रहा है। रोबोटो क्या है, फॉन्ट फैमिली की बात हो रही है। ठीक है, टाइपोग्राफी की बात कर लेते हैं। टाइपोग्राफी में क्या आता है, टेक्स्ट जो आता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, हेडिंग वही ले रखी है, ऑल एचटीएमएल हेडिंग इन्होंने क्या करवा रखी है, वो की वही हेडिंग जो कि HTML1 H1 से लगा के H6 तक लगा रखी है। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, H1 दे दिया, तो ये क्या कर दिया, इन्होंने क्या क्लास बना दी हेडिंग के लिए। इन्होंने क्या कर दी, क्लास बना दी। क्लास बना दी मतलब जो बिल्ट इन अपने को H1 और H2 मिलते हैं, इन्होंने क्या करा, उनको क्लासेस में अचीव करके उन्होंने टारगेट कर दिया। H1 मतलब क्या, हेडिंग 1 बन गया, मतलब वो हेडिंग 1 जैसा दिखेगा, H1 जैसा दिखेगा। ये पैराग्राफ के ऊपर क्लास दे दी। ठीक है, ये इन्होंने बूस्टस्ट्रैप 5 के अंदर कर रखा है, 4 के अंदर नहीं है। ये चीज आपको अगर 4 के अंदर आप देखोगे तो नहीं है। तो कुछ चीजें हम क्या करेंगे, हम बूस्टस्ट्रैप को उन्हीं चीजों के लिए यूज करेंगे जो कि पर्टिकुलर अपने को सपोर्ट प्रोवाइड करती। H1 के लिए हम अब नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पता है, क्योंकि हमें H1 बिल्ट इन मिल रहा है इसके साथ, HTML के साथ। और वो अगर हम उसको CSS W3C वैलिडेट के साथ करेंगे तो उसमें अपनी कोड वैलिडेट होगा। तो हेडिंग टैग का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, तो उन चीजों के साथ काम आएगा। पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं क्यों करते हैं, तो ये सब चीजें अपने साथ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, फैंसी डिस्प्ले हैंडलिंग, तो टेक्स्ट टेस्ट मल्ट बोलता है, वो उसको डिस्प्ले बोलता है। और ये डिस्प्ले वो देखो वही बता रहा डिस्प्ले 1। अच्छा, ये डिस्प्ले वही किसके हिसाब से लेके आ गए, वो हेडिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने डिस्प्ले 1 लेके आ गए। छोटा बड़ा करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 डिस्प्ले 3 बोल दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब इसके अलावा इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट बता रहा है, ये हाईलाइट करना है, मार्कअप कर रहा है, ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है। तो मैं बता देता हूँ उसको कॉपी करके कैसे क्या काम कर रहा है। किसके अंदर जाएंगे, अच्छा सीडीएन अपनी वर्क करना बंद कर जाएगी क्योंकि अपना इंटरनेट बंद हो चुका है। ठीक है, इंटरनेट बंद हो चुका है तो अपना सीडीएन क्या करना बंद कर देगा, वर्क करना बंद कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि हमारा इंटरनेट जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो हमारा सीडीएन भी वर्क करना बंद कर देता है। इस केस में हमें कौन सी फाइल यूज करनी चाहिए, मेरे को बता सकते हो आप। अगर हम इंटरनेट के साथ वर्क कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सीडीएन यूज करेंगे। और अगर जब विदाउट इंटरनेट के साथ वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑफलाइन वर्क करेंगे। देखो तो अभी वो दिख नहीं रहा होगा, ये देखो। वैसे तो लोड हो गया है क्योंकि पेज लोड था तो ऑलरेडी वो कोड लोड था। पर अगर मान लो मैं इसको रिफ्रेश करके लोड करता हूँ, सपोज करता हूँ इसको मैं अभी फिर से लोड कर रहा हूँ तो भी हो रहा है, क्योंकि अभी वो अपने इसमें क्या हो रहा है, लोकल मशीन में एक बार स्टोर है। लोकल स्टोरेज में भी क्या है, आपके कुकीज के इसमें अंदर है जो कैशे बन के रखे हैं। और अगर कैशे नहीं है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक साथ साथ अपनी लोकल भी लिंक करवा लेते हैं। क्या मैं इसको डिस्कनेक्ट करके देखूं, मैं इसको कमेंट करके देख रहा हूँ तो ये क्या मेरा वर्क कर रहा है, देखो वर्क कर रहा है, हाईलाइट तो कर रहा है वो, पर उसने कंटेंट थोड़े से बंद कर दिए। तो मैं इसको ये कर देता हूँ, देखो वो वर्क कर रहा है। ठीक है, वर्क कर रहा है, तभी हम इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे थे। ठीक है, मैं पेंट बंद करता हूँ सबसे पहले। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो उसको मैं बंद कर देता हूँ। क्या बंद कर देता हूँ, जो चीजें अपने काम की जरूरत नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं कि लोकली लिंक भी कर लेते हैं साथ साथ, ताकि अगर अपनी लाइट चली गई तो हम इसको पकड़ पाएंगे। तो ये स्टाइल शीट टैब कहाँ पर होगी, ये बूस्टैप अगर अपने इसमें है, देखो मैंने बूस्टैप लोकली ले नहीं रखा है। तो मैं क्या करूंगा, कहीं ना कहीं से मैं कहाँ से उठाऊंगा, कहीं ना कहीं मेरे इसमें पड़ा होगा मशीन के अंदर। तो मैं चलता हूँ और मैंने डी ड्राइव के अंदर मेरा बूस्टैप नाम से मैंने कुछ कोड बना रखा है जिसके अंदर डिस्ट फाइल पड़ी है, पूरी पूरी डिस्ट के अंदर ये पड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बूस्टैप को ये जो सारी चीजें कॉपी करके रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इनको पकड़ के कहाँ लेके आ जाता हूँ, अपनी मशीन में लेके आ जाता हूँ। तो मेरी मशीन में मैं कहाँ लेके जाऊँगा, डेस्कटॉप पे गया और हमारा जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर गया, मैं उस स्टेप में गया और यहाँ पर मैं इनको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने जैसे पेस्ट करा मेरी फाइल आ गई। और इंडेक्स इंट्रोडक्ट एचटीएमएल मेरे को नहीं पता है, मैंने इसको हटा दिया। सीएसएस, अब ये दोनों फोल्डर हैं, एक्चुअली में इनको रखना चाहिए अपने को बूटस्ट्रैप के अंदर रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की फाइलें हैं, है ना। हमें इसको बाहर रखने की बजाय कहाँ रखना चाहिए, बूटस्ट्रैप के अंदर रखना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको बूटस्ट्रैप पर रख देता हूँ। और अब मैं लिंकिंग करवाऊंगा, तो लिंकिंग करवाने के लिए क्या करूंगा, आप देखना। जैसे मैंने ये टेप हिट करा, बैक स्लैश डाला, बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर आया, सीएसएस के फोल्डर के अंदर गया और बूटस्ट्रैप कौन सी वाली लोड करवाऊंगा मैं, min.css
बूटस्ट्रैप मेन डॉट सीएसएस यूज करूंगा मैं ना। इससे क्या होगा, देखो अपनों ने यहाँ पे भी कौन सी यूज कर रखी थी, मेन डॉट सीएसएस। इस सीएसएस वाली लाइब्रेरी के अंदर सारी जितनी भी सीएसएस की है प्रॉपर्टीज वो सारी ऑलरेडी इंक्लूड होती है, ठीक है। अच्छा मैं अब रिफ्रेश करके देख रहा हूँ तो भी मेरा कंटेंट चल रहा है। अच्छा मैं इसको बंद करके देखता हूँ मेरा लिंकिंग हुआ कि भी नहीं हुआ। इसको हटा दिया मैंने, सेव करा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो वो हट गया। तो अब देखो, अब ये बूटस्ट्रैप, जब ये जो प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है ये किसकी वजह से दिख रही है, ये एचटीएमएल की वजह से दिख रही है। अब देखना, जैसे मैं बूटस्ट्रैप एनेबल करूंगा और मैं इसको हाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, मैंने ये कर दिया तो ये क्या हो गया, बूटस्ट्रैप की जैसे क्या कर दिया इसने, थोड़ा सा उसकी साइज को चेंज कर दिया और कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया। अच्छा इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, इसको मार्क दे रखा है। अगर मैं मार्क नहीं मार्क देता हूँ है ना, और अगर मैं एचटीएमएल के साथ यूज करता हूँ, देखो मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ आपको। एक बार मैं इसकी लिंकिंग हटा के करता हूँ, लिंकिंग करवा के इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। और ये कि देखो ये लिंकिंग विदाउट लिंकिंग और ये लिंकिंग वाला, देखो विदाउट लिंकिंग में मार्क क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसके पीछे पीछे पीला बैकग्राउंड लेके आया गया है ना। बाकी ये क्या कर रहा है, इसने हल्का सा मेल्ट लेके आया, मेल्ट वाला लेके आया। डिलीट काम क्या कर रहा है, डिलीट करने का काम, टेक्स्ट को डिलीट ही करना है। डिलीट इन द सेंस मतलब डेल नाम का एक इनपुट एचटीएमएल टैग होता है, जो क्या करता है उसको टैग को डिलीट करता है, तो ये भी डिलीट ही कर रहा है। ये कौन सा एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, बस इसने साइज को बड़ा कर दिया है, फॉन्ट साइज एक्चुअली चेंज करी। एज क्या कर रहा है, यहाँ पर एज भी, एज जो बोल रहा है द लाइन ऑफ द टेक्स्ट इज सेम, डिलीट और दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी यही काम कर रहा है, यहाँ पर ये भी देखो सेम काम कर रहा है। अंडरलाइन क्या कर रहा है, अंडरलाइन दिखा रहा है, यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है, अंडरलाइन दिखा रहा है। तो अंडरलाइन के लिए दो यूज कर रखे हैं, एक तो यू कर रखा है और एक स्मॉल यूज कर रखा है। तो एस का मतलब तो क्या करता है वो डिलीट करता है, और एन लाइन का मतलब क्या होता है, आई एन एस का मतलब जो होता है वो भी अंडरलाइन होता है, और यू का मतलब भी अंडरलाइन होता है। स्मॉल का मतलब होता है कंटेंट को शायद वो स्मॉल कर रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और एम का मतलब होता है इटैलिक करना। ये का ही काम ये भी तो कर रहा है, टेक्स्ट को छोटा कर दिया, बोल्ड कर दिया, स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड कर दिया, और इनलाइन मतलब ईएन का मतलब इटैलिक कर दिया उसने। तो यूटिलिटी इसमें तो कोई डिफरेंट नहीं है, इन चीजों में तो कुछ नहीं है, वही मार्क जो उसमें काम करता है, स्मॉल एस वगैरह वगैरह, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा थोड़ा सा अलग अपेयर करवा दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन विल बी अपेयर द सेम ऑफ यूएल। यूएल के जैसे उन्होंने क्या करा, उन्हीं सीएसएस की प्रॉपर्टी को क्या कर रखा उन्होंने, एचटीएमएल की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को उन्होंने सीएसएस के थ्रू भी अचीव कर लिया है, और उनकी क्या कर दी, क्लासेस बना के रख दी, ताकि आपको अगर लगानी हो तो आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप के थ्रू। अगर आप एचटीएमएल के थ्रू नहीं लगा रहे हो तो आप क्या किसके थ्रू लगा लोगे, बूटस्ट्रैप के थ्रू लगा लोगे। अब अपना इंटरनेट नहीं है तो हमारा सिस्टम बंद हो चुका है, ठीक है। अच्छा मैं इसमें कुछ और चीजें छूट रही हैं टेक्स्ट यूटिलिटी, तो बता देता हूँ मैं। ब्रैकेट्स क्या करते हैं, ब्रैकेट्स अपने को प्रोवाइड करेंगे किस टाइप से, ताकि बैक कोटेशन, तो कोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें चलती रहती है। बैक कोटेशन और टाइटल क्या है, किस हिसाब से काम करता है, ठीक है। मैं बैक कोटेशन आपको दिखा देता हूँ, एक बैक कोटेशन किस टाइप से क्या काम करेगा। अच्छा देखो, एक सोर्स टाइटल, ये सोर्स टाइटल बोला, सोर्स टाइटल बोला, और सोर्स टाइटल को इन्होंने क्या कर दिया, यही दे रखा है, साथ में इन्होंने क्या कर रखा है को फिगर आउट दे रखा है। देखो इसको मैं रन करके देख लेता हूँ, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या है ये चीज, क्या है जो कि आपको समझा रहा है। ये टाइपोग्राफी बता रहा है, ये टाइपोग्राफी मतलब जो टेक्स्ट को और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे काम कर रहा है। सही बात बताया हूँ तो मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर आपको टाइपोग्राफी यूज करने का कहीं से कहीं तक मौका मिलेगा ही नहीं। मेरी लाइफ में मेरे को भी पता है, मैंने जितने भी प्रोजेक्ट डन करे अभी तक, कहीं से कहीं तक उनमें टाइपोग्राफी का काम होता है। जो एक्सटी फाइल आती है एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर, क्या होता है, आप एमएनसी वर्क में अगर जा रहे हो, मैं भी एमएनसी वर्क करता हूँ, तो उनमें क्या होता है, पहले डिजाइन आते हैं, तो डिजाइन में जो डिजाइनर होता है वो खुद ही अपनी टाइपोग्राफी डिसाइड करता है। तो हमें ये एक्स्ट्रा टाइपोग्राफी और अंडरलाइन इन चीजों की, हाँ, पर जैसे मान लीजिए किसी के टेक्स्ट के नीचे उसने अंडरलाइन लेके आ गया, तो हम कैसे लेके आएंगे, कौन सा टेक्स्ट यूज करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये चीजें अपने को कहाँ से मैनेज कर पाएंगे, हम टाइपोग्राफी के थ्रू मैनेज कर पाएंगे। छोटी मोटी चीजें हम वहां से, बाकी सारी चीजें क्या होता है वो खुद ही अपने को प्रोवाइड कर देता है। बहुत सारी बार तो हम क्या होता है, टेक्स्ट के कंटेंट की प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो प्रॉपर्टी ही हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं।
आपने टेक्स्ट के साथ क्या क्या बिहेवियर करना है, कौन सी सीएसएस लाइब्रेरी, सारी की सारी आपको वहाँ एक एक्सपोर्ट बटन मिलता है, सारी आप हो जाती है और आप उसको क्या करते हो क्लास के अंदर कॉपी करा और देन सेव करते हो तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज मिलती है आपको। एक्स्ट्रा इंटरनली कोई भी टारगेट टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप अचीव करना चाहते हो कि नहीं मैं टाइपोग्राफी का यूज करूं, मैं सीएसएस नहीं लिखूं और टाइपोग्राफी का यूज करके करना चाहूँ तो आप कर सकते हो, पर उसमें फिर बात वही है कि जब आप सेक्शन में जाओगे तो आपका जो कोड क्वालिटी टेस्ट उसमें वो बोल देंगे आपने ये चीजें मिसिंग हुई कुछ, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है इसकी स्पेसिफिक टाइपोग्राफी। और अगर अपने को कुछ स्पेसिफिक टाइपोग्राफी की अपने को किसी और ने प्रोवाइड कर दी, दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें अपने को प्रोवाइड करती हैं, तो उस केस में हमारे साथ क्या होता है, हम इस चीज का यूज ही नहीं कर पाए। तो इस चीज को हम इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं आज के लेक्चर में। बस मेरा काम है आपको समझाना, तो मैं आपको समझा रहा हूँ प्रॉपरली, ठीक है। और इसका इंटरनेट नहीं है तो मैं इंटरनेट प्रोवाइड कर देता हूँ उसको, मोबाइल प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने उसको रूम कर दिया। मेरा जो हॉटस्पॉट है मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं कुछ आज के लेक्चर में कुछ और चीजें और सिखा पाऊँ। ठीक है, ठीक है, तो ये कनेक्ट हो चुका है। और नेम सोर्स वगैरह वगैरह ये बताता है। अलाइनमेंट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है। अच्छा, टेक्स्ट अलाइनमेंट अपने लिए जरूरी होता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट मतलब किसी भी कंटेंट, क्या आपके पास कोई टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें अगर टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना होता है तो आपको तीन प्रॉपर्टीज मिलती है, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली तीन प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट अलाइन, जो टेक्स्ट होता है वो हम उसको बोलते हैं सेंटर, बीच में लाने के लिए, कहाँ लाने के लिए, सेंटर में लाने के लिए। मतलब टेक्स्ट डैश लेफ्ट होता है, लेफ्ट, और टेक्स्ट डैश, टेक्स्ट डैश हम राइट यूज करते हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं, इन तीनों प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं और इसी को अलाइनमेंट करने के लिए यूज करते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट एंड, अच्छा ये जो अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया सेंटर एंड और लेफ्ट और राइट, ये है ना, ये बूस्टेप 4 की क्लासेस बता दी मैंने आपको, सॉरी इट्स मिस्टेक फॉर, ये क्या है बूस्टेप 4 की, क्योंकि मैंने बूस्टेप 4 को डीप अंडरस्टैंडिंग कर रखा है मेरा। मैं आपको जो बता रहा हूँ बूस्टेप 4 के बेसिस पे भी बता रहा हूँ, बूस्टेप 5 के बेसिस पे बता रहा हूँ। 5 में क्या अपडेटेड आया है वो चीजें आपको मैं स्पेसिफिक बताऊंगा कि इनका मीनिंग क्या होता है। डीप अंडरस्टैंडिंग में आपको 4 की भी बता रहा हूँ और 5 की भी बता रहा हूँ, ठीक है। 5 भी मेरा जो है, मैंने भी 5 पढ़ा है, बट अभी 5 जो मैंने पढ़ा है वो मेरे को पता है कि डीप अंडरस्टैंडिंग किसकी है, सेम टू सेम किसकी है, 4 की जैसे ही 5 है। तो 5 लेटेस्ट है तो हम लेटेस्ट चीजों को ही पढ़ेंगे। तो अपने को जो रिसर्च में याद रखना है वो अपने को 5 भी, एक उसका प्रीवियस वर्जन और करंट वर्जन, दो वर्जन को अपने को रिमेनिंग रखना चाहिए। क्यों कि हो सकते हैं अगर आप किसी पुराने प्रोजेक्ट में वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने कुछ, आपको आपकी कंपनी में आपको कोई टेम्पलेट परचेस करके दे दिया और उसके अंदर बूस्टर 4 मिल गया। हर टाइम ऐसा नहीं है कि आपके पास अवेलेबल हो, आपको कोई टेम्पलेट परचेस करके मिला और उसके अंदर बूस्टर 4 है, तो क्या आप बूस्टर 4 नहीं पढ़ोगे क्या, पढ़ना पड़ेगा ना। तो एक थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या कर दिया, सेंटर के लिए सेंटर ही रखा, एंड के लिए क्या कर दिया इन्होंने, राइट के लिए उन्होंने क्या कर दिया, जो सेम सेम प्रॉपर्टी है। अगर मैं दोनों प्रॉपर्टी को आपको बताऊं, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ तो अंडरस्टैंडिंग हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई। अच्छा, एंड के लिए उन्होंने क्या कर दिया, राइट कर दिया। अगर राइट के लिए उन्होंने करा तो ये टेक्स्ट स्टार्ट भी तो बनेगा, एंड और स्टार्ट, तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। बात क्या है इसकी, इसकी प्रॉपर्टी से अपने को ये पता चल रहा था कि ये क्या बता रहा है, राइट बता रहा है और ये लेफ्ट बता रहा है। दो प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है ये अपने को बता रहा है। लेफ्ट से अपने को इतना पता चल जाता है कि भैया ये लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा। एंड से क्या चला पता चल रहा है, ये एंड में चला जाएगा। स्टार्ट से क्या पता चला जाएगा, ये स्टार्ट में चला जाएगा। सेम ये इन्होंने ये कर रखा, देखो ये एंड में चला गया, ये भी सेंटर में आ गया, और इन्होंने फिर स्टार्ट का दे नहीं रखा है, तो देख लेते हैं वो स्टार्ट भी आ जाएगा। कंटेंट को इनलाइन करना है, इनलाइन ब्लॉक, वो तो डिस्प्ले इनलाइन कर लो, आप ब्लॉक कर लो, रो कॉलम, वही चीजें बता रहा है कि किसके अंदर क्या करना है अपने को।
और ये डीप अंडरस्टैंडिंग है क्या पिक्सल साइज वगैरह वगैरह क्या होता है, इनका आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। इमेजेस की बात करता हूँ मैं। तो अच्छा, आप इमेज जो होती है, इमेज जो होती है उसकी क्या होती है, एक इमेज जो होती है ना, उसकी डिफॉल्ट क्या होती है, इमेज जो होता है आईएमजी जो होती है उसकी डिफॉल्ट क्या होती है, हाइट होती है और विथ होती है ना। अब होता क्या है कि हाइट और विथ दो चीजें जो होती हैं, ये इमेज की एक क्या होता है, लेआउट स्ट्रक्चर को बताता है कि उसकी हाइट और विड्थ होती है। अब क्या होता है कि अगर जब डिफॉल्ट जो उसकी हाइट होती है, अगर आप उसका जो डिफॉल्ट देखोगे तो वो होता है ऑटो हाइट होती है ऑटो, और विड्थ होती है 100%। ये जो इसकी क्या है डिफॉल्ट वैल्यू है, क्या है ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अब क्या होता है रिस्पॉन्सिव केसेस में हमें क्या करना होता है, मैक्स विड्थ जो बोल रखी होती है ये भी 100% बोलती है और हाइट ऑटो रहती है। तो वो क्या होती है इमेज, अभी अगर मान लो अगर इमेज बड़ी इमेज आ गई तो क्या करेगी पूरे डिस्प्ले को कंटेंट कर लेगी। तो हमें को रिस्पॉन्सिव इमेज बनाने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिव इमेज का मतलब ही ये हो जाता है कि वो इमेज क्या होती है सब सेक्शन पे क्या होती है, इमेज के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो चलो मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ इंटरनेट से, तो बता भी देता हूँ आपको। कोई सी भी एक फ्लावर की इमेज ली मैंने, और मैं क्या करता हूँ उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव एज इमेज। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ कहाँ पर, अपने डेस्कटॉप पे गया, ट्यूटोरियल के नाम से मैंने जो अपना बना रखा है, और मैं वहीं पे बूटस्ट्रैप के अंदर काम कर रहा हूँ, और यहीं पे मैं इसको डाउनलोड कर दिया। ठीक है, इमेज सेव हो गई। अब मैं इमेज बता देता हूँ। तो इमेज बताने के लिए क्या कर देता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। किसकी कॉपी कर लेता हूँ, टू की मैंने कॉपी करी, और मैं इसको बोल देता हूँ इमेज, इमेज डॉट एच टी एम एल, है ना। मैं इसके नेम को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ब्राउजर में रन कर दूंगा सीधा सा। अब मैं ब्राउजर पे आया और मैंने क्या करा यहाँ पर, इसको यहाँ पर इमेज डॉट एच टी एम एल बोल दिया, ताकि मेरा जो सोर्स कोड है सीधा यहाँ से रन हो जाएगा। देखो इमेज डॉट एच टी एम एल वही काम कर रहा है। मैं कोड में गया चेंजेस करूंगा, अब यहाँ पर मेरा इमेज डॉट एच टी एम एल आ गया। मैं क्या बोलूंगा, इमेज टैग बताऊंगा। पहले इमेज टैग मैंने आपको बताया था, एचटीएमएल में भी मैंने आपको इमेज टैग बताया था, और मैं आपको यहाँ पे इमेज टैग अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। एस आर सी होता है। अगर आप इसको देखोगे तो इमेज अगर जैसा आप करोगे और हिट करोगे तो उसका एस आर सी होता है और ए टी होता है। एस आर सी मतलब सोर्स ऑफ नेटवर्क, तो ये मैंने इमेज डाल दिया। और ए आर टी मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो ये बोल देता हूँ माई टेक्स्ट या इमेज, ठीक है। या मैं इसको बोल देता हूँ फ्लावर, जो भी है। तो अब देखो मैं मैंने अभी क्या करा, उसको कुछ नहीं करा, रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव कुछ नहीं बनाया, बस नॉर्मली इमेज टेक के साथ ही कर दिया, तो वो छोटा बन गया, ठीक है ना। छोटा जिसकी उसकी ओरिजिनल हाइट भी थी वो उसने ले ली है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं भी रिस्पेक्ट एलिमेंट करके तो वो बता देगा। देखो उसने उसकी क्या ले रखी है, जो रेंडर साइज है उसकी 278 और 181 पिक्सल इसकी क्या है साइज है, उसकी फाइल साइज भी बता दी, और करंट सोर्स कहाँ है कहाँ पड़ी है, सारी चीज इसने क्या बता दी मेरे को, ये बता दी है ना। कंपोनेंट में भी जाके देखा मैंने तो ये चीज बता दी मेरे को इसने। देखो डिस्प्ले लाइन और या कुछ भी इन पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, हम चेंजेस नहीं कर सकते, क्यों, अगर मैं इसकी हाइट छोटी करूंगा तो अभी हाइट छोटी हो जाएगी। देखो ये 500 पिक्सल, अब मैं इसकी अगर हाइट चेंज कर रहा हूँ, विड्थ भी चेंज कर रहा हूँ, तो देखो ये विड्थ भी चेंज हो गई। पर ये क्या इमेज फ्लड गई, ये देखो इमेज कितनी बड़ी हो गई और ये हो गई। ये क्या मैंने चेंज कर दी है तो कर रहा है। डिफॉल्ट क्या है इसकी, डिफॉल्ट जो इमेज की है वो इमेज ने ले ली। अब इस रिस्पॉन्सिव इमेज का मतलब क्या है, तो मैं देखो इमेज फ्लूट ले लेता हूँ, एक क्लास ले ली, यही क्लास है। इमेज फ्लूट करने का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। रिस्पॉन्सिव इमेज बनाने से, इमेज फ्लूट करने से क्या होगा, सेम है। मैं इसको रिस्पॉन्सिव पे लेके गया, देखो यहाँ पर क्या होगा। अच्छा पहले इसकी हाइट विड्थ क्या थी, मेरे को आप बता सकते हो, जब डिस्प्ले पे हम प्रॉपर डिस्प्ले पे थे, ठीक है। मैं इसको अभी रिस्पॉन्सिव पे नहीं लेके आ रहा हूँ, इसको नॉर्मल लेके आ रहा हूँ। देखो उसने क्या करा, अब देखो उसकी, अब मैंने इमेज फ्लूट करने से क्या बोला, इमेज फ्लूट करा तो उसने उसकी ये पिक्सल ले रखी और 278 278 आपको याद रखना है, ठीक है। और मैं जैसे इसको क्या करता हूँ रिस्पॉन्सिव पे डाल देता हूँ, और उसके बाद अब मैं क्या कर देता हूँ उसको इमेज को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखो 278 दिखा रहा है, अभी प्रॉपर वही चीज दिख रही है ना। अब देखो
मैं छोटे डिवाइस पे चला गया, छोटे डिवाइस पे जाने के बाद भी उसकी हाइट तो वही है। देखो उसकी इमेज की हाइट में कोई चेंजेस नहीं आए, बट वो इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई, छोटी हुई ना। देखो ये चीज समझो, ये रिस्पॉन्सिव पे क्या हुआ, वो छोटी हो गई। अब ये तो उसकी ओरिजिनल हाइट नहीं है ना, नहीं है ना, ये तो ओरिजिनल हाइट नहीं। अगर मान लो मैं इमेज फ्लूट न हटा देता हूँ तो क्या कर देता है वो, इमेज फ्लूट हटा देता हूँ तो रिस्पॉन्सिव डिवाइस पे क्या करेगा वो, देखो वो गायब कर दी उसने। रिस्पॉन्सिव कर रहा है, डिवाइस के अकॉर्डिंग ये भी रिस्पॉन्सिव कर पा रहा है। देखो उससे ज्यादा छोटी नहीं कर पा रहे हैं ये, हम कर पा रहे हैं, सेम सेम काम कर रहा है ना। इमेज फ्लूट इसमें भी रिस्पॉन्सिव और हमारा इसमें भी काम कर रहा है, तो इमेज फ्लूट लगाने से क्या मतलब है, वही रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी पे काम करेगा। ये क्या काम करेगा, अगर हम इमेज फ्लूट लगा देते तो क्या होता है कि जैसे ब्राउजर के अंदर ये वर्क नहीं कर रहा है तो ये क्या कर देगा, अलग ब्राउजर ब्राउजर के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को टारगेट कर लेता है कि भैया मेरे को इसको क्या बनाना है। इमेज फ्लूट जो रहती है वो अपनी प्रॉपर्टी क्या रखती है, आप मेरे को बताओ, मैंने टेक्स्ट में आपको बताया था। हाइट ऑटो रखेगी, डिस्प्ले क्या रखेगी, ये मैक्स विथ जो है मैक्स विथ क्या रखेगी, 100% रखेगी। ठीक है, मैक्स विथ बना देगी, विथ जो रहेगी विथ 100 लो या मैक्स विथ 100% लो। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, तो इमेज फ्लूट आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली। इमेज फ्लूट के बाद क्या होता है, थंबनेल वाली बात हो रही है, इमेज थंबनेल। अब ये थंबनेल क्या करेगा, देखते हैं। मैं क्लास पकड़ा और मैंने आपके सामने इसी को क्या कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, पेस्ट करा, सीवी कर दिया, और इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कट ये कर लिया और एक साथ डिलीट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। और मैं क्या इस क्लास को ही यहाँ पर नहीं, क्यों, क्योंकि उन्होंने उसको डिलीट कर दिया था, मैंने यहाँ से कॉपी करा और मैं बता रहा हूँ आपको, इमेज रिस्पॉन्सिव के लिए बता रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। एक ही इमेज को अपने दोनों टाइप से दिखा रहे हैं, सेम आ रहा है, एक लार्ज डिस्प्ले पे कैसे आता है, सेम आ रहा है, ठीक है ना, सेम सेम चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे। अब एक लार्ज इमेज में ले लेता हूँ, काफी बड़ी इमेज ले लेता हूँ, एक बड़ी इमेज ले लेता हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आए। डाउनलोड 1.js कर लेता हूँ। अब देखो इसको डाउनलोड 1.js बोल रहा हूँ मैं ना, तो मैं सोर्स चेंज करूंगा, तो कहाँ से चेंज करूंगा, एसआरसी से चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लेश डाल दूंगा और यहाँ पर देखो मेरे को मिल गई है, तो मेरे को पता है, नाम पता होना चाहिए, आपको नाम डाल सकते हो आप। मैं इसको क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, देखो अब क्या हो रही है, वो प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो रही है ना, तो ये काम कर रही है। थंबनेल भी वही है, मैक्स विथ पे ही काम करता है, बट ये क्या करता है, ब्राउजर के अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाता है। थंबनेल एक फिक्स कंटेंट की बात कर देता है। अब और इमेज में इसमें बात कर रहा है, तो इसमें इमेज में क्या करता है, अच्छा इसे थंबनेल का काम करने से क्या होता है, उसको एक एक पिक्सल की बॉर्डर मिल जाएगी, ठीक है। फ्लूट करने से क्या होगा, आपको इमेज 100% और हाइट ऑटो मिल जाएगी, ठीक है। पर इसको करने से क्या होता है, एक पिक्सल की बॉर्डर मिल जाएगी उसको। अपने को बॉर्डर, हम बॉर्डर प्रॉपर्टी से यूज कर लेंगे, हमें इसको यूज करने की जरूरत पड़ी। अच्छा इमेज लाइन को क्या बोल रहे हैं ये, राउंडेड और फ्लोट स्टार्ट और फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट मतलब फ्लोटिंग, वही फ्लोट करवाता है जो अपनों ने देखा था ना, अपनों ने फ्लोटिंग अपनों ने पढ़ा था कि लेफ्ट राइट करना है, और फिर उसके बाद पोजीशन पढ़ा था सीएसएस में, तो ये उसी को करता है राउंडेड। अच्छा राउंडेड करने का मतलब क्या होता है, ये इमेज को राउंड कर देगी। राउंड मतलब ये बॉर्डर की यूटिलिटी है, कर्व कर देगी। ये क्या है, राउंडेड, और मार्जिन ऑटो बोल दिया और डिस्प्ले ब्लॉक बोल दिया, उस कंटेंट को बीच में लेके आ गया ये भी राउंडेड बोल के टेक्स्ट सेंटर। तो ये प्रॉपर्टी आप इसको देखो, अब ये क्या बोल दिया इसने, राउंडेड बोला, एमडेक्स ऑटो बोला, मतलब मार्जिन पेडिंग की यूटिलिटी है वो, हम उसको भी आगे समझेंगे, और इनको ये बीच में लेके आ गया, ठीक है। टेबल अपने लिए कंटेंट किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम टेबल यूज करते हैं, टेबल हम ये वाली टेबल यूज करेंगे, ऐसी बात नहीं है। टेबल में क्या है, टेबल नाम की क्लास लगा दो आप, ठीक है, और उसको ये कर दो, तो अपने को एक टेबल जनरेट होगी। अब टेबल जब जनरेट होगी तो हम क्या करते हैं कि हमारे सिस्टम में जो यूज करेंगे, अब हम पढ़ेंगे रिएक्ट, तो रिएक्ट के अंदर रिएक्ट टेबल होती है, कंपोनेंट मिलते हैं, तो वहां पर इस टेबल को हम बना खुद का कस्टम टेबल भी बना सकते हैं। जब हम कस्टम टेबल बनाएंगे तब काम करेंगे, अगर बूटस्ट्रैप में काम कर रहे हैं
तो हम क्या करते हैं, डेटा टेबल यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप की डेटा टेबल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर लार्ज ऑफ डेटा को हैंडल करना हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, डेटा टेबल यूज कर लेते हैं। तो उसमें अपने को क्या करना पड़ता है, सिर्फ क्लास का नाम जो है टेबल देना पड़ता है। टेबल एक्चुअल में क्या करता है, यूटिलिटी बनाता है, टेबल की यूटिलिटी बनाता है। देखो ये क्या बोल रहा है, टेबल सेंस, अच्छा वेरिएंट बना रहा है, तो ये क्या कलर दे दिया उसने, टेबल को कलर दे दिया, टेबल कलर लेके आ गया ये, तो इससे क्या हो गया, कलर बन गया, सेल्स को कलर मिल गया। पर जो मेन क्लास है वो क्या है, टेबल। अगर आप किसी भी टेबल को बनाओगे तो उसको आपको क्या देनी पड़ेगी, टेबल। टेबल क्लास देने से क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो जनरेट होना शुरू कर देता है। नॉर्मल टेबल आप लोगे तो क्या करेगा, देखो मैं आपको टेबल दोनों बता देता हूँ। एक टेबल ये मैंने ले ली है, चलो मैं टेबल का स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। ये समझ में आ गया इमेज वाला, तो मैं इसको भी आपको क्या करता हूँ, अभी कमेंट कर रहा हूँ। एक टेबल बता देता हूँ, टेबल मैंने पहले भी बताई थी आपको, इसमें जब हम इनपुट्स के बारे में देख रहे थे तब मैंने आपको टेबल बताई थी। उसमें आपने अपने क्या करा था कि टेबल अपने ली थी और नॉर्मल टेबल रहती, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टी हेड होता है। टी हेड के अंदर क्या आता है बता सकते हैं आप मेरे को, और टी एच नेम मैंने दिया, एंड गया और यहाँ पर टी एच लिखा और सन नेम दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया। और मैं यहाँ पे टी डी के बाद क्या आऊंगा, टी बॉडी। टी बॉडी क्या आएगा फिर, टी आर किस लिए आता है, टेबल रो। और टी डी मतलब क्या आता है, टेबल डेटा होता है। नेम मेरा नाम डाल रहा हूँ अनिल, और एंड करके मैंने नीचे क्या लिखा, टी डी, और मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, सर नेम मीना, ठीक है। और मैं सपोज करूँ अगला रो जनरेट करूंगा मैं, तो टी आर, उसके अंदर क्या लूंगा, टी डी सुनील, और मैं फिर लूंगा टी डी और यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। मैंने दो कॉलम ही ले लिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसको ओवरव्यू क्या है एक्चुअल में। देखो ये टेबल इस फॉर्मेट में आ रही। अब मैं इसको टेबल क्लास दे दूंगा, सिर्फ टेबल क्लास दूंगा, तो क्या करेगा ये, कंट्रोल जेड करके मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ, और ये रिसाइज हो गया है, ठीक है ना। टेबल अभी भी वही टेबल है पुराना। इसमें क्या होता है, इसका कंटेंट छोटा हो गया था, टेबल में कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस आया नहीं आया। तो ये जो अपने को टेबल बता रहा है, ये तो इतनी अच्छी टेबल बता रहा है भैया, ये टेबल बता रहा है, तो टेबल इतनी अच्छी क्यों बता रहा है, तो ये कुछ इस पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डाल रहा है। स्कोप क्या बोला, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उससे अच्छा स्कोप पे क्या हो रहा है, उसकी हेडिंग लाइन कर रहा है। तो शायद मैं इसको स्कोप बोल दूंगा तो ये क्या करेगा, उसको बोल्ड कर देगा। पर बोल्ड तो ऑलरेडी पहले ही से थी, देखो ना, मैं पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ। अच्छा इसने कॉल बोल दिया, इसको स्कोप क्या बोल दिया, कॉल बोल दिया है। अच्छा टेक्स्ट तो पहले से था, तो इसको क्या चेंजेस आया, मैंने तो ये रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ चेंजेस क्या है दोनों टेबलों में, तो यही है। तो इस प्रॉपर्टी के साथ साथ अपने को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिली, जैसे टेबल अपने को मिल गई है, टेबल के साथ हम क्या करेंगे, टेबल के साथ ये कलर वगैरह वगैरह तो हम लेंगे, ओन कलर रो और सेल्स को आप दे सकते हो, कलर आप दे सकते हो, कलर का वही प्रॉपर्टी देखो, प्राइमरी सेकेंडरी टेबल डेश कलर आप दे सकते हो, कलर कोई जैसे देता नहीं है। टेबल के साथ आता है एक और आता है टेबल स्ट्रिप। ये क्या करता है मैं बताता हूँ आपको। अच्छा अपनों ने इसमें लिंकिंग कौन सी करवा रखी, सॉरी। अच्छा अभी तक अपनों ने जो हम जो बात कर रहे थे, हमने इमेज फ्लूट और सब चीजों में अंडरस्टैंडिंग करी, अपनों ने लिंक ही नहीं करवा रखा था, तो वो डिफॉल्ट बिहेवियर कर रहा था, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने मेरे को बताया था कि नहीं। तो मैं पहले आपको क्या चीज सिखाऊंगा, फिर से मैं एक बार और इमेज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि लिंकिंग नहीं थी तो अपनों को समझ में भी नहीं आया कि अपने इमेज क्या हो रहा है। तो पहले फिर से मैं इमेज के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो ये बॉर्डर आ गई, इसकी एक पिक्सल आई ना, मैं बोल रहा था, मैंने कंटेंट में एक्चुअली में बोला आपको था पर दिखाया नहीं था। और ये सारी चीजें क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिव मोड पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी क्या करेगी इमेज, वही है छोटी छोटी दिख रही है, ये ऑटोमेटिकली देखो, ये अंदर ऑटोमेटिकली बॉर्डर वाली अंदर ऑटोमेटिक ज्यादा अंदर चली गई है। बाकी इमेज आपको पूरी दिख रही है, ये भी पूरी दिख रही है, इमेज में कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है, इमेज पूरी दिख रही है। फ्लूट का मतलब क्या होता है, वो फिक्स उसके ऑटो हाइट विथ पे चलती है, जो कि मैंने पहले बताया है। इमेज में इसमें बॉर्डर इसमें क्या कर दिया उसने,
थंबनेल में उसने क्या कर दिया, थंबनेल बना दिया और बीच में उसकी बॉर्डर दे दी, और जैसे जैसे छोटी जा रहा है तो उसको इमेज को छोटे करते हुए उसके साथ बाहर क्या बॉर्डर के साथ एक पेडिंग ऐड करता चला आ रहा है। ठीक है ना। देखो इसमें बताऊंगा, मैं छोटा करके दिखाऊं उसको, तो इमेज के साथ उसने क्या करा, बैकग्राउंड कलर डाल दिया, ये तो कोई दिक्कत नहीं। पेडिंग दे दी, देखो ये पेडिंग, बॉर्डर रेडियस दे दी, ये दे दिया, मैक्स विड्थ दे दी। अब देखो मैक्स विड्थ दे रखी इसने, मैक्स विड्थ 100% दे रही है ना, तो वो मैक्स विड्थ, अगर मैं मैक्स विड्थ नहीं हटाऊं तो ये क्या करेगी, इस टाइप से दिखेगी। देखो मैंने मैक्स विड्थ हटा दी तो ये फुल्ली दिखने लग गई। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, मैक्स विड्थ हटा दी तो ठीक है। और थंबनेल वाले में क्या कर रखा है इन्होंने, मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि प्रॉपर्टी सबको प्रॉपर दिखे। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करते हैं। अपने क्या है कि जब हम डिजाइनिंग पे काम करते हैं तो अपने को एक चीज ध्यान रखना है कि नहीं, टास्क मैनेजर हमारा कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करेंगे तो ठीक है। मैं इसको रीरन करता हूँ। अच्छा ये प्रॉपर यहाँ तो आ रही है, मैं इसको अगर छोटे डिस्प्ले पे लेके गया तो क्या ये अभी प्रॉपर दिख रहा है। रिफ्रेश करने के बाद प्रॉपर चीज दिख रही है। कुछ प्रॉपर्टी अपनों ने क्या करी थी, यहाँ से रिमूव कर दी थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो हट नहीं रहा था। अच्छा अब देखो ये वेब की टेक्स्ट डेक टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये तो ऑटोमेटिकली किसने प्रोवाइड करी, अपने को बूस्टअप प्रोवाइड कर रहा है। ये बूस्टअप अपने को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। देखो अब इसमें क्या कर दिया इसने, अगर मैं फ्लूट वाले की बात करूँ तो देखो फ्लूट वाले पे क्या कर दिया इसने, मैक्स विथ क्या बोल दी, 100% बोल दी, और हाइट क्या बोल दी, ऑटो बोल दी। इमेज को क्या बोल दिया, मिडिल में अलाइन कर दिया है उस कंटेंट के अंदर। अभी किसी कंटेंट के अंदर नहीं ले रखा है, इसलिए वो एक साथ में लग रहा, मैं मान लो किसी रो के अंदर लेता तो उसको सेंटर में अलाइन करके रख देता। ठीक है, बाकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों के एक के साथ क्या कर देता हूँ, हटा के देखता हूँ। इमेज जो फर्स्ट वाली है इसको हटा के देखता हूँ, इमेज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और अच्छा अब देखो एक रिस्पॉन्सिव इमेज है, जैसे जैसे डिस्प्ले छोटी हुई क्या हुआ, छोटा हो गया, पर बड़ी वाली इमेज पूरी प्रॉपर छोटी नहीं हुई, नहीं हुई ना। देखो और मैं बड़ी कर रहा हूँ तो साइज में यहाँ तो प्रॉपर दिख रही, सेम दिख रही, लार्ज स्क्रीन पे तो बराबर दिख रही, पर जैसे जैसे छोटा हो रहा तो वो इमेज क्या होती जा रही है, रिसाइज होती जा रही है। रिसाइज होने से इन द सेंस मतलब वो क्या समझ में आ रहा है आपको, कि वो जो इमेज आ रही है वो डिवाइस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, थोड़ी सी उठती जा रही है। क्यों, अगर सपोज करो कोई इमेज लगा रही है तो वो इमेज लार्ज डिस्प्ले में मेरे को थोड़ी बड़ी दिखेगी, ऑब्वियसली बड़ी दिखेगी, जब मोबाइल के अंदर देखूंगा तो छोटी दिखेगी। तो वो रिस्पॉन्सिव हो गई है, इमेज क्या हो गई, छोटे डिवाइस के अकॉर्डिंग छोटी हो गई है। तो अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये चीजें समझ में आ गई क्या वर्क करते हैं। जैसे फ्लूट के साथ भी वो क्या करता है, छोटी बना देता है, उसको इक्वल बन देता है। इक्वल आ गई मतलब वो एक जैसे काम जैसा कर रहा है। ठीक है, वो भी रिस्पॉन्सिव बनी हुई। अगर मैं इसको हटा दूं अभी, इस वाली प्रॉपर्टी को हटा दूं, थंबनेल वाली को, इमेज डेट थंबनेल, अब बात करते हैं इसकी। तो मैं अगर रिस्पॉन्स करूँ, देखो रिस्पॉन्स ही नहीं रखा मैंने। अच्छा मैंने क्लास हटा दी है, मैंने इमेज को इसको क्लास दी, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ अभी। एक ही चीज को मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं इसको रिफ्रेश करके लार्ज डिस्प्ले पे लेके आया। अब इसको मैं फिर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको इमेज दिख जाए। अब देखो दोनों इमेज दिख रही हैं। मैंने स्पेक्ट एलिमेंट ऑन कर लिया, रिस्पॉन्सिव पे लेके गया। अब देखना क्या हुआ, इमेज फ्लूइड देने से क्या हो गया, ऊपर वाले को मैंने इमेज फ्लूइड दे रखा है। देखो इमेज वाली ऊपर वाली को मैंने यहाँ क्या दे रखा है, इमेज फ्लूइड दे रखा, तो वो रिसाइज हो रही है। और इसको नहीं दिया तो वो क्या करा, मैक्स विथ किस पे पड़ा अभी भी, इसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो उसने प्रॉपर्टी को चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करा है। कौन सी प्रॉपर्टी, अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी जो जितने भी पिक्सल थे वो उसमें चेंजेस बिल्कुल भी लेके नहीं आई। मैक्स विथ में बिल्कुल भी चेंजेस आया है, डिस्प्ले के अकॉर्डिंग छोटा बहुत चेंजेस आए, प्रॉपर चेंज नहीं आया, पर वो डिस्प्ले के अकॉर्डिंग क्या हो गई है, अरेंज हो गई। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को इनको यूज करने का बेनिफिट अपने को। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं टेबल की बात कर लेता हूँ, फिर आपको टेबल समझा देता हूँ ताकि आपको टेबल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं जितनी भी अपनी टेबल दिखानी है अपने को। अच्छा मैं टेबल हटा दिया, मैंने टेबल हटा के मैं क्या कर देता हूँ, उसकी टेबल की प्रॉपर्टी अभी हटा रहा हूँ, है ना। अच्छा मैंने नॉर्मल टेबल दिया, अब देखो ना इसमें नॉर्मल टेबल दिखेगी आपको, और मैं इसको रिस्पॉन्सिव मोड से हटा रहा हूँ अभी। देखो ये टेबल दिख रही है आपको प्रॉपर। अब मैं टेबल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, कौन सी लगा रहा हूँ, पहले टेबल प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल टेबल।
ये पहले अभी जो दिख रही है डिस्प्ले पे, ये नॉर्मल टेबल है। अब मैंने टेबल की प्रॉपर्टी लगा दी, तो क्या कर दिया उसने, अरेंज कर दिया। कहाँ अरेंज कर दिया, पूरे डिस्प्ले के अंदर अरेंज कर दिया, और उनको क्या कर दिया, इक्वलिटी कॉलम्स डिवाइड में कर दिया, बराबर बराबर पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, और बॉर्डर के अंदर लाइन डालना शुरू कर दी। हेडर के नीचे उसने क्या कर दिया, लाइन डाल दी, डार्क लाइन डाली, और उनके अंदर क्या हल्की लाइन डाल दी कि रो सेपरेट हो गई, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पेस्ट कर देता हूँ, स्ट्रिप्ड टेबल डैश स्ट्रिप्ड क्या करता है, एक कंटेंट को क्या करता है वो, हेडर तो उसने दिया ही दिया है, हेडर तो डिफॉल्ट मिलते ही है। एक रो के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, इधर एक और रो रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे सपोज करो अनिल वाली रो में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीचे जाके 3 रो बना दी मैंने। तो वो क्या करेगा, एक रो को छोड़ेगा, एक रो के साथ क्या करेगा, उसके बैकग्राउंड को क्या कर देगा, हाईलाइट नहीं कर रहा है, उसके बैकग्राउंड में हल्का सा है ना, जो कलर ऐड कर दिया उसने, कौन सा, ट्रांसपेरेंट कलर हल्का सा जो है ना, उसको हम बोलते हैं, कौन सा कलर है, इसको कलर की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा कलर इसने ऐड करना है, इस पे एलिमेंट करेंगे, और इसमें यहाँ पे पता चलेगा कि जो टीडी है, इसके इसमें इसमें क्या कर दिया इसने, बैकग्राउंड पे कलर डाल रखा है, बैकग्राउंड कलर हल्का सा उसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, देखो ये ओपेसिटी इसने क्या डाल रखी है, ये डार्क कर दिया मैंने। तो इसने ये किस फॉर्मेट में दे दिया कलर, इस बार इसने आरजीबी के फॉर्मेट में दे दिया है, और उसने क्या पीछे ओपेसिटी फिक्स कर रखी। तो ये क्या कर दिया उसने, एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, ताकि क्या हो कि एक टेबल्स की क्या हो, कॉलम जो क्या आइडेंटिफाई हो पाएगी 1 2 3। यही सेम यहाँ पे बता रखा है कि भाई कॉलम के आइडेंटिफाई कर पा रहा है। इसने क्या कर दिया, इसको डार्क बोल दिया, तो डार्क हो गई टेबल पूरी पूरी। टेबल स्ट्रिप और टेबल सक्सेस मतलब ग्रीन जैसा दिखने लग गया वो। टेबल हवर मतलब जिस पे भी हवर करेंगे वो कॉलम क्या होगा, ऑटोमेटिक हवर होने लग जाएगा। हवर की प्रॉपर्टी अपने देखी थी कि हवर पे करने पे क्या होता है, चेंजेस होते हैं। हवर पे देखा था ना अपने, जैसे हवर करा था उसकी साइज बड़ी कर दी थी अपने, साइज बड़ी कर दी थी। तो ये क्या कर रहा है, हवर मतलब उसके पीछे बैकग्राउंड चेंज कलर डाल रहा है, जैसे उसकी साइज बढ़ा रहे हैं, वो सीएसएस की क्या बढ़ा रहा है, कर क्या रहा है एक्चुअल में, है कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, देखो मैंने टेबल स्ट्रिप भी दे रखा है, जिससे उसको कराता हूँ जिसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखो स्ट्रिप पे भी उसका कलर सेम ही आ रहा है, और अन वाले के पास लेके जा रहा हूँ तो उसका कलर चेंज हो रहा है। तो हवर्ड वाला भी काम कर रहा है, ये डार्क बता रहा, डार्क हवर, डार्क हवर मतलब जिसके ऊपर लेके जाएंगे उसका कलर चेंज चलाएगा। स्ट्रिप की हवर ये होगी अपने, मैंने बताई थी आपको। हवर क्या है, एक्टिव टेबल में मतलब कौन सा कॉलम एक्टिव है नहीं है, और यही चीजें। तो ये टेबल का आज तक अपना समझ में आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, ये सारी टेबल्स के ऊपर रिसर्च कर लेनी है, एक बार एक एक टेबल बना के देखनी है, इमेजेस बनानी है, 4 5 इमेजेस का पूरा डिस्प्ले भर देना है। पूरे डिस्प्ले में आपको क्या इमेजेस बनानी है, किसी को इमेज फ्लूट देना है, किसी को इमेज फ्लूट थंबनेल देना है, और उसको क्या करना है अपने को, रिस्पॉन्सिव देखना है कि रिस्पॉन्सिव पे कौन सी इमेज अलग अलग साइड डायमेंशन की, जैसे मैंने अभी क्या हो रही है मेरे इसमें मैंने सेम डायमेंशन की इमेज ले रखी थी, या सेम डायमेंशन के लिए आपको एक लार्ज इमेज लेनी है, एक छोटी सी इमेज लेनी है। लार्ज में किसी की विड्थ बड़ी हो तो किसी की हाइट बड़ी हो, और उनको क्लासेस को देख के देखना है क्या उनकी हाइट और विड्थ में डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। टेबल बना के देखना है, टेबल में डेटा देखना है, वैसे तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, तो कौन सी प्रॉपर्टी से क्या होता है, आपका टास्क आज का यही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।